बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहाँ पे आपको ये बच्चा जो है वो ट्यूब से निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, और इस टॉपिक का नाम भी हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी है। मैं समझाता हूँ कि ये टॉपिक एक्चुअली है क्या। अच्छा, ये पढ़ने में इतना आसान है लेकिन करने में इतना आसान नहीं है जितना हम इसको पढ़ के जो है वो आसान इतना ले लेते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि कभी-कभी जो मेल फीमेल है वो किसी रीज़न की वजह से जो है वो यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन को कहा जाता है इनफर्टिलिटी। देखें, एक लफ्ज़ होता है स्टर्टिलिटी, दूसरा लफ्ज़ होता है इनफर्टिलिटी। स्टर्टिलिटी का मतलब होता है कि वो शख्स या फीमेल हो या मेल कभी ज़िंदगी में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिसे हम उर्दू में बाँझ कहते हैं। दूसरा होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है टेम्पररी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता किसी रीज़न की वजह से। वो रीज़न हम पहले पढ़ चुके हैं, इनफर्टिलिटी मेन भी पढ़वाया है मैंने आपको, फीमेल भी पढ़वाया है, कोई भी रीज़न हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि इनफर्टिलिटी मेल में ज़्यादातर जो होती है वो होती है स्पर्म कैपेसिटेशन की वजह से। स्पर्म कैपेसिटेशन का मतलब होता है मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। तो बाज़ औक़ात स्पर्म जो है वो कंप्लीट तरीके से मैच्योर नहीं होते, बहुत ज़्यादा रीज़न ये देखा गया है। या जो स्पर्म की जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी, वो कम होती है। मेल के अंदर ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो 90% प्रॉब्लम होती है वो होती है ब्लॉकेज ऑफ द ओविडक्ट। अंदर ओवम मौजूद है लेकिन ओविडक्ट ब्लॉक है। जब ओविडक्ट ब्लॉक है तो स्पर्म ट्रैवल करके ओविडक्ट तक नहीं पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होती है। तो अब ओवम तो मौजूद है और बाकी यूट्रस की तैयारी भी पूरी कंप्लीट मौजूद है। अब मसला ये, स्पर्म पहुंच नहीं पा रहे। तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि हम इन स्पर्म और ओवम को बाहर लेबॉर्टरी के अंदर फ्यूज करवाएं, मेल की बॉडी से स्पर्म को कलेक्ट करके आए, फीमेल की बॉडी से जो है वो ओवम को कलेक्ट करके आए और बाहर लेबॉर्टरी के अंदर उनको हम फ्यूज करवाएं? ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ भाई, ऐसा पॉसिबल है। इस प्रॉब्लम को कोप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए साइंसदानों ने एक इन विट्रो टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर ओवम को फीमेल की बॉडी से लेते हैं, ओविडक्ट से लेते हैं और उसकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं उसका जो हस्बैंड होता है उनके स्पर्म्स के साथ, लेबॉर्टरी के अंदर, इस ट्यूब के अंदर। और फिर हम उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं ताकि जाइगोट बने, फिर उसके अंदर क्लीवेज हो, मोरुला, ब्लास्टुला, ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो कि हम अगले ही चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, आपको समझाऊंगा। तो जैसे एम्ब्रियो बन जाता है तो हम क्या करते हैं, उस एम्ब्रियो को ट्यूब से निकाल के उसको फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, क्योंकि यूट्रस तो ऑलरेडी सारा का सारा प्रीपेयर है। मसला सिर्फ फर्टिलाइजेशन का तो जो हमने बाहर करवा दी, तो फिर वो जो बच्चा है वो नॉर्मली क्या करता रहता है, अपनी डेवलपमेंट करता रहता है और इस तरह से प्रेगनेंसी जो है वो पॉसिबल हो जाती है। पढ़ने में तो बहुत आसान था भाई, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल टेक्निक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन विट्रो टेक्निक। एक होती है इन विवो, जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। अगर हम कुछ ऐसा करते कि स्पर्म को किसी तरीके से ओविडक्ट के अंदर फ्यूज करवा देते और प्रेगनेंसी करवा देते, सो दिस इज कॉल्ड एज इन विवो टेक्निक। अब हम बॉडी के बाहर करवा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज इन विट्रो टेक्निक। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, कम टू द पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। वो कौन सी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसफर होती हैं। पता नहीं कितनी बीमारियां हैं, गूगल पे लिखो हजारों बीमारियां आ जाएंगी, लेकिन हमारी बुक के अंदर सिर्फ ये 4 सिंपल सी जो डिजीजेज हैं, कॉमन सी, वो डिस्कस की गई हैं। ये कहता है कि वो डिजीजेज जो कि ट्रांसफर हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, उनको कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो शॉर्ट फॉर्म में STDs कहा जाता है। कुछ ये लिखी हुई हैं, एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, जेनिटल हर्प्स है। भाई, एड्स एक वायरल बीमारी है, सिफिलिस बैक्टीरियल बीमारी है, गोनोरिया बैक्टीरियल बीमारी है, जेनिटल हर्प्स वायरल बीमारी है। ये दो जो हैं ये हमारे पास वायरल हैं और ये जो दो हैं ये हमारे पास बैक्टीरियल। बस क्वेश्चन यही आएगा और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। इनमें से कोई पॉसिबल क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है, वो आगे चल के मैं बता देता हूँ, लेकिन मोस्टली यही बनेगा कि बैक्टीरियल कौन सी, वायरल कौन सी, बस। अच्छा, सबसे जो पहली हमारे पास बीमारी है वो है गोनोरिया, जो कि बहुत कॉमन है, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व की है, या मेरे पास भी बाज़ औक़ात से जो है वो केस आते हैं। अब बहुत कॉमन सी बीमारी है। इट इज़ कास्ड बाय द बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम निसीरिया गोनोरिया है। ये क्या करता है, जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं ना मेल के या फिर फीमेल के, उनके ऊपर वूंड क्रिएट करता है। वहाँ पे जख्म हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स जो है वो, जैसे वूंड नहीं हो जाता, चोट वगैरह लगती है, इस तरह से वूंड हो जाता है।
तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जेनिटल ऑर्गन के ऊपर। आप गूगल पे जाके इमेजेस देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाएगा। जो पेशेंट है वो फिर क्या करता है, जब यूरिनेशन करता है, मिक्चुरेशन करता है, जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो इस प्रोसेस को मिक्चुरेशन या यूरिनेशन कहा जाता है। तो उस वक्त उसके साथ दो सीन होते हैं, एक तो बर्निंग होती है, दूसरा उसके यूरिन के साथ जो है वो थिक पस डिस्चार्ज होती है, जो कि एक्चुअली में बैक्टीरिया होते हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि लड़े हुए होते हैं, वहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होती हैं गोनोरिया की। फीमेल के अंदर ये क्या करता है, ओविडक्ट को जाके ब्लॉक कर देता है। तो देखो फिर फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो गई। अब जो इन्फेक्टेड मदर है वो ये बैक्टीरिया ट्रांसफर, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो ये बैक्टीरिया ट्रांसफर कर सकती है अपने नए बच्चे के अंदर, न्यू बॉर्न के अंदर। और उस न्यू बॉर्न के अंदर वो जो बैक्टीरिया है उसके जो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे वो कहाँ पे, आई पे पाए जाएंगे, तो वो जाके आई इन्फेक्शन करेगा और वो जो बच्चा है वो ब्लाइंड हो सकता है अगर आप उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोनोरिया। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज है वो है सिफिलिस। मैंने आपको बताया ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया की एक क्लास है जिसका नाम स्पायरोचीट है। आपकी न्यू बुक के अंदर 5 क्लासेस कर दिए इन्होंने बैक्टीरिया की, पहले 4 हुआ करती थी। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ट्रेपोनिमा पैलेडियम। बहुत आसान सा नाम है माशाल्लाह से। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बल्कि नर्वस सिस्टम के ऊपर और स्केलेटल सिस्टम के ऊपर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, उनको डैमेज करता है। और ये क्वेश्चन आपकी पीएमसी की टेस्ट में आ चुका है। मैं कह रहा था ना एक और क्वेश्चन वो ये वाला था। क्या काज करता है, बहुत सारे लीयंस, जख्म, वहां पे लीयंस बनना, ब्लिस्टर्स, छाले बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन होती है, सिर्फ मैन वुमेन के लिए नहीं, जो अंदर बच्चा पल रहा होता है उसके लिए भी। भाई सिफिलिस और गोनोरिया दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, तो ट्रीटमेंट क्या हो सकती है आपको नहीं पता। एक तो एंटीबायोटिक है, दूसरा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से क्या करना पड़ेगा, जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। जो कि इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा जब तक इन्फेक्शन जो है वो हमारा सही नहीं हो जाता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बीमारी है वो है जेनिटल हर्प्स, जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार लग गई, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई प्रिवेंशन नहीं है, फिर समझो अजाब है। जेनिटल हर्प्स एक ऐसी डिजीज है जो कि वायरस की वजह से होती है, जिसका नाम हर्पीस सिंप्लेक्स है। बहुत खतरनाक ये वायरस है, इसकी वजह से ब्लिस्टर्स, अल्सर्स, छाले हो जाएंगे, वहाँ पे जख्म हो जाएंगे, बहुत सारे लीयंस हो जाएंगे जेनिटल ऑर्गन के ऊपर। और बिल्कुल कंडीशन जो है वो देखने के जैसी भी नहीं होती। इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है कि अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो जो मोस्टली ड्रग्स हैं वो एंटीवायरल हम देते हैं लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती। और आपको पता है कि जब भी वायरल इन्फेक्शन लगता है तो फिर छोटे मोटे जो जरासीम है वो भी हमला करने की कोशिश करते हैं। तो उन छोटे मोटे जरासीम्स को रोकने के लिए उसको कहा जाता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। एक तो हुआ प्राइमरी इन्फेक्शन जिसकी वजह से हम बीमार हुए, उस बीमारी की वजह से जो दूसरे इन्फेक्शन होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो इनको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये जो छोटे मोटे हैं ये अपनी औकात में रहें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एड्स है। अब इसके ऊपर मैं कोई डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। पूरा चैप्टर 5 का ये एक लास्ट मेरा टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो आप उसको वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एड्स जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि HIV वायरस की वजह से होता है। और ये इतना खतरनाक वायरस है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ज़्यादातर फैलता है सिरिंजेस का रीयूज़ करने से, ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ़र हो या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। भाई ये चैप्टर हमारा यहाँ पे हुआ ख़त्म। और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी, ढेर सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको समझने के लिए मिली होंगी, सीखने के लिए मिली होंगी। तो आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें पूरे चैप्टर को। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप ना सिर्फ मुझसे शेयर कर, आप पूछ सकते हो, बल्कि अपनी जो भी नई इन्फॉर्मेशन हो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हो। मैं भी इंसान हूँ, बाज़ औक़ात मुझसे भी गलती हो जाती है, तो जहाँ मेरी मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बता दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टिल दैट अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।